नमस्कार दोस्तों, मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों का हिंदी जंक्शन चैनल पे स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जो है हम आप लोगों के बीच बरहमा जो है अभ्यास सेट लेकर उपस्थित हुए हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो 2.0 है, जिसका आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, उसी में अगर आप टीजीटी पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें बीपीएससी के जो 80 प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी और व्याकरण से, उसी का ये अभ्यास सेट है। ये अभ्यास सेट का बरहमा है। 11 अभ्यास सेट जो है आगे करवा दिया गया है। ये बरहमा अभ्यास सेट लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि प्रत्येक दृष्टि से ये जो है वीडियो महत्वपूर्ण है। इसमें जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित किया गया है जो एग्जाम ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न आप लोगों के बीच है। अगर मेरे जितने क्लास अभी तक हुए हैं, जितने प्रैक्टिस सेट हुए हैं, सारा का प्रैक्टिस सेट और नोट्स देना चाहते हैं तो 249 रुपया मेरे नंबर 7261815307 पे 249 रुपया आपको जो है पे करना है फ़ोन पे या गूगल पे से। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसी नंबर पे भेज देना है, तो इधर से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से करवा दें। निम्नलिखित कवियों में ऋतिसिद्ध कौन है? आपको बताना है कि ये जो कवि हैं इसमें से ऋतिसिद्ध कवि कौन है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। इनमें से कौन सा जो है ऋतिसिद्ध कवि हैं आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं। 5 विकल्प इस बार रहेगा। OMR सीट में दिया है तो हो सकता है 5 विकल्प रहे, लेकिन स्पष्ट नहीं है, कहीं इसका जिक्र नहीं है तो दुविधा में है। लेकिन 5 विकल्प का जो है हम लोग अभ्यास करेंगे ताकि अभी से हम लोगों का जो है अभ्यास बना रहे और एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। बिहारी लाल जो हैं ऋतिसिद्ध कवि हैं, मतीराम जो है ऋतिबद्ध हैं, घनानंद ऋतिमुक्त हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। बिहारी को जो है गागर में सागर भरने का काम किया था। इनकी एकमात्र रचना है जिससे हिंदी साहित्य में इन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली, एकमात्र रचना होने के कारण। तो ये जो है ऋतिसिद्ध कवि हैं, ऋतिकार के कवि हैं, आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। विलोम किस नाटक का पात्र है? विलोम जो है किस नाटक का पात्र है आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं, तो विकल्प के अनुसार आपको जो है जवाब देना है कि कौन सा सही होगा। तो इस आषाढ़ का एक दिन का ये पात्र है विलोम, तो जो है विकल्प ग सही हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन जो है मोहन राकेश का रचना है, आपको ध्यान में रखना है। मोहन राकेश का रचना है जिसका प्रकाशन जो है 1958 ईस्वी में हुआ था। कालिदास की जिंदगी पे ये लिखा गया है और इसकी जो नायिका है मल्लिका है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, चितवन की छाह निबंध संग्रह के रचयिता हैं। चितवन की छाह निबंध संग्रह के रचयिता हैं कौन है आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसके जो रचनाकार है विद्यानिवास मिश्र हैं, आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अंत में कितना जो है आपका सही होता है अंत में बताइएगा। और इसे जो है ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और सभी जो है लाइक कर दें ताकि हमें एक उत्साह मिलता रहे। निराराकृत जो राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन है? निराराकृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन है? यानी राम की शक्ति पूजा जो लिखा गया है तो उसका आधार ग्रंथ कौन है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो ये जो राम की शक्ति पूजा है कृतिवास रामायण के आधार पे जो है लिखा गया आधार ग्रंथ जो है कृतिवास रामायण है। विकल्प का सही हो जाएगा। ये बंगला भाषा का जो है बंगला भाषा में जो है रामायण का रचना किया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि निराला जो है छायावाद के प्रमुख कवि हैं और राम की शक्ति पूजा जो है 1936 में प्रकाशित हुई थी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। राम की शक्ति पूजा जो है अनामिका उनकी
जो है कविता संग्रह है उसी में संग्रहित है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में हैं, यानी कौन कौन से जो थे नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ता थे, यानी नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए थे, आपको बताना है। तो मोहन राकेश भी थे, कमरेश्वर भी थे, राजेंद्र यादव, ये तीनों का संबंध नई कहानी आंदोलन से है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। दिनकर की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष से सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है आपको बतानी है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जो है रेणुका आएगा, उसके बाद हुंकार, उसके बाद रसवंती, उसके बाद उर्वशी। रेणुका का जो प्रकाशन है 1935 ईस्वी में हुआ था। हुंकार का जो है 39 है, रसवंती का 40 है और उर्वशी का जो है 1961 है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है ताकि एग्जाम में जो प्रश्न पूछे तो उसका आप लोग अच्छे से जवाब दे सकें। आप लोग एग्जाम में जाइएगा तो आराम से प्रश्नों को पढ़िएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा, क्योंकि जो है कुछ प्रश्न जो है शब्दों में फंसाया हुआ रहता है। तो शब्दों को समझिएगा, बातों को समझिएगा, उसके बाद जवाब आपको देना है। और परीक्षा आप लोगों के नज़दीक है, 15 दिन मात्र बचा है, 15 से 17 दिन। तो आप लोगों को जो है अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है और ज़्यादा तनाव में नहीं रखना है, तनाव मुक्त में जो है आपको तैयारी करना है। 7वां प्रश्न है, तुम विद्युत बन आओ पाहुन, मेरे नैनों पर पग धर धर। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी है आपको बताना है। ये जो पंक्तियां दिया गया है किनकी पंक्ति है, विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो ये मीराबाई का जो है पंक्ति है, आपको पता होना चाहिए, ये मीराबाई का पंक्ति है। तो इसका जो है सही आंसर विकल्प क हो जाएगा। मीराबाई जो है माधुर्य भक्ति थे, कृष्ण के जो है अपने पति के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, कृष्ण भक्त कवि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कामायनी के सर्गों को उनके क्रमांक के साथ सही सुमेलित कीजिए, यानी कर्मवाई जो है कामायनी के सर्गों को जो है मिलान करना है कि पहले कौन सा सर्ग आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपको मिलान करना है कामायनी के सर्गों को। तो सबसे पहले चिंता सर्ग आएगा तो ग का 1 हो जाएगा। उसके बाद आशा आएगा तो आशा 2 हो जाएगा। उसके बाद श्रद्धा आएगा, तीसरा हो जाएगा। उसके बाद काम आएगा, चौथा हो जाएगा। चिंता आशा श्रद्धा काम, चिंता आशा श्रद्धा काम, ये जो है अब देखिए किसका कौन होगा। तो क का 4 होगा, तो विकल्प ग सही है। कामायनी का प्रकाशन जो है 1935 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो है कुल 15 सर्ग है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रथम सर्ग चिंता है, अंतिम जो सर्ग है वो आनंद सर्ग है, आपको ये ध्यान में रखना है। इसके रचनाकार जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो छायावादी कवि थे। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है ताकि एग्जाम में जो प्रश्न पूछे इससे तो आप लोग अच्छे से जवाब दे सकें। आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर दें हर एक ग्रुप में ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। निम्नलिखित में से कौन जो है मार्क्सवादी समालोचक हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है मार्क्सवादी आलोचक है, समालोचक हैं, आलोचक हैं, आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो नामवर सिंह भी है, रामविलास शर्मा भी है, शिवदान सिंह चौहान, तीनों जो है मार्क्सवादी हैं या प्रगतिवादी आलोचक हैं। ये आपको ध्यान, मार्क्सवादी को ही प्रगतिवादी कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है ताकि आप लोग अच्छे से जवाब दे सकें। तो मार्क्सवादी को ही प्रगतिवादी कहा जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो बनारस की जो बोली है उसको काशिका कहा गया है, विकल्प का सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सही सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सही सुमेलित करना है कि कौन सा नाटक किसका है। तो यहाँ देखिए मादा कैरेक्टर्स जो है
लक्ष्मीनारायण राज का है, अंधा युग धर्मवीर भारती का है, सर्दिया जो है जगदीश चंद्र माथुर का है, कोर्ट मार्शल जो है स्वदेश दीपक का है। अब देखिए कौन सा सही है, तो 3, 4 विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना जो है अवधी भाषा की नहीं है, यानी कौन सी रचना जो है अवधी भाषा में नहीं रचा गया है आपको बतानी है। तो यहाँ देखिए रामचरितमानस है, अवधी भाषा में है, बिल्कुल सही है। पद्मावत जो है अवधी भाषा में है, ये भी सही है। चंदायन भी अवधी भाषा में, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। रामचरितमानस तुलसीदास का है, पद्मावत जायसी का है, चंदायन जो है मुर्रा दाऊद का है, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सूफी काव्य का उद्देश्य है, सूफी काव्य का क्या उद्देश्य है आपको बताने हैं, विकल्प आपके सामने है। ये जो प्रैक्टिस सेट है आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि हम जितने भी प्रश्न करवा रहे हैं, पिछली बार जो है पीजीटी, टीजीटी और नेट में पूछे गए प्रश्नों को मैंने संग्रह किया है, ताकि आपका जो है तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। और इसमें जो है एससीईआरटी और एनसीईआरटी के प्रश्नों को भी जो है समाहित किया गया है। तो प्रत्येक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, चाहे आप टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी का, सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है स्तर के प्रश्नों को मैंने समाहित किया है। तो सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। तो राष्ट्रीय चेतना इसमें बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए ये भी गलत है। प्रेम निरूपण है, ये सही है, विकल्प ग सही हो जाएगा। प्रेम का जो है निरूपण किया गया है सूफी काव्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है आपको बतानी है कि पुरानी हिंदी अपभ्रंश को किस साहित्यकार या विद्वान ने कहा है। तो इसका जो है पुरानी हिंदी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहे हैं, आपको ध्यान में रखना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं वे पुरानी हिंदी कहे हैं, जो विकल्प में नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प अंगज हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जन्म कार्य के अनुसार आलोचकों का सही अनुक्रम है, जन्म कार्य के अनुसार आलोचकों का जो है सही अनुक्रम क्या है आपको बताने हैं, विकल्प आपके सामने है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल आएंगे, जिनका जन्म 84 में हुआ था 1800। उसके बाद नंद दुलारी वाजपेयी हैं, जिनका जन्म 1906 में हुआ था। उसके बाद आएंगे द्विवेदी, जिनका जन्म हुआ था 1907 में। उसके बाद आएंगे रामविलास शर्मा, जिनका जन्म हुआ था 1912 में। तो देखिए कि कौन सा सही है, विकल्प का सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 16वां प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है। नागरी प्रचारणी जो सभा काशी में स्थापित किया गया था, उसका जो है स्थापना वर्ष क्या है आपको बताने हैं। तो इसका जो स्थापना हुआ है 1893 ईस्वी में हुआ है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। 1893 ईस्वी में जो है इसका स्थापना हुआ था, और 1896 में जो है नागरी प्रचारणी पत्रिका का जो है प्रकाशन स्टार्ट हुआ था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है, यानी ये जो पंक्ति है उसमें कौन सा भाव व्यक्त हुआ है आपको बतानी है कि इसमें कौन सा भाव व्यक्त हुआ है। तो विरह और श्रृंगार की तो इसमें चर्चा नहीं है, करुण भी नहीं है। तो विरह और रहस्य विकल्प ग सही हो जाएगा। इसमें विरह और रहस्य का जो है हुआ है, और इसके जो रचनाकार हैं महादेवी वर्मा हैं, आपको ध्यान में रखना है। महादेवी वर्मा जो है ये पंक्तियाँ के रचनाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है, कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया था। कविता में मुक्त छंद का प्रयोग जो है किसने आरंभ किया था आपको बताने हैं कि कविता में जो है मुक्त छंद का जो है आरंभ किसने किया था। तो इसका जो है निराला जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है मुक्त छंद का जो है अब आरंभ किए थे, विकल्प ग सही हो जाएगा। सबसे पहली इनकी रचना जो थी जूही की करी कविता, एक रचना थी जो 1916 में प्रकाशित हुई थी, उसी में मुक्त छंद का जो है प्रयोग किया था। उसी से कविता में मुक्त छंद का जो है प्रयोग शुरुआत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उषा कविता में किसका शब्द चित्रण हुआ है। उषा जो कविता है
उसमें किसका जो है शब्द चित्रण हुआ है, आपको बतानी है कि उषा कविता में किसका जो है शब्द चित्रण हुआ है। तो इसमें प्रकृति का जो है शब्द चित्रण हुआ है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अरगू चौधरी और जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं? अरगू चौधरी और जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं, आपको बतानी है कि ये जो पात्र हैं किस कहानी के पात्र हैं। तो ये जो दोनों जो पात्र हैं मुंशी प्रेमचंद के कहानी है पंच परमेश्वर, उसी कहानी के पात्र हैं। तो विकल्प में वो नहीं दिया है, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प अंग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। परिंदे कहानी जो है निर्मल वर्मा का है, ये आपको ध्यान में रखना है, निर्मल वर्मा का जो है कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है, आपको बतानी है कि उनकी किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है। तो उसकी एक रचना है रसमंजरी, उसका जो संबंध है नायक नायिका भेद से है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। 22वां प्रश्न है, कब को टेरत दीन है होत न श्याम सहाय, तुम ही रागी जगत गुरु जगनायक जगबाय। उपयुक्त दोहे में कवि क्या कहना चाह रहे हैं, आपको बताने हैं कि ये दोहे में क्या वर्णन हुआ है। तो इसमें जो है शिकायत जो है किया जा रहा है, इसमें जो है शिकायत किया जा रहा है, सूर्यदास की पंक्ति है, तो ये जो है विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई थी? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में कब हुई थी, आपको बतानी है, विकल्प आपके सामने हैं। तो 1936 में जो है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, जिसका पहला अधिवेशन जो है लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में इसके जो है अध्यक्ष प्रेमचंद थे, आपको ये ध्यान में रखना है, प्रेमचंद थे। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। अगर विश्व में बात करेगा तो 1935 में जो है विश्व में जो है स्थापना हुआ था इसका, भारत में 1936। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 24वां प्रश्न है, जनगण मन अधिनायक जय है, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिराने वाली, अशुभ अमंगलकारी है। इन पंक्तियों के लेखक हैं। ये जो पंक्तियां हैं वो किन की है, आपको बताने हैं कि ये पंक्तियां किन की है। तो ये जो पंक्तियां हैं नागार्जुन की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, जो कटाक्ष किया गया है सत्ता पे। तो ये विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है, आपको बताने हैं कि भुक्तिवाद के प्रवर्तक की अवधारणा किसकी है, किसका जो दिया हुआ भुक्तिवाद है। तो ये भट्टनायक का जो है भुक्तिवाद है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सन 1873 ईस्वी में किसने कहा हिंदी नई चार में ढली? सन 1873 ईस्वी में किसने कहा हिंदी नई चार में ढली? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कहे बोले थे हिंदी नई चार में ढली, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग जो है अंत में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है, और वीडियो को जो है ग्रुप में शेयर कर दें। आज जो है रात को जितना प्रैक्टिस सेट है लगभग 4-5 आपको भेज दिया जाएगा, तो मैसेज करके हमें परेशान ना करें, आज रात को जो है भेज दिया जाएगा। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनके जन्म वर्ष के साथ सुमेलित करना है, यानी कब किसका जन्म हुआ है आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ देखिए, हरिवंश राय बच्चन का जन्म 7 में हुआ था, दिनकर का जन्म 8 में हुआ था, मैथिली सनगुट का 1886 में हुआ था, अज्ञे का जन्म 1911 में हुआ था। तो मिलान कर दीजिए कौन सा सही होगा, विकल्प ख सही हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 28वां प्रश्न है, झांकियां निकलती है ढोंग अविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। ये पंक्तियां किसकी है, आपको बतानी है। ये जो पंक्तियां दिया गया है उसके रचनाकार कौन हैं, ये पंक्तियां
किसकी है। तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्ति है, आपको ध्यान में रखना है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्ति है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कवि मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्त हुआ था। निम्न में से कौन सा कवि मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्त हुआ था, आपको बतानी है कि इनमें से कौन से वे कवि हैं जो मुसलमान होते हुए भी कृष्ण के भक्त थे, उपासक थे। तो ये जो है रसखान जो थे कृष्ण के भक्त और उपासक थे, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है, उपयुक्त किसकी पंक्तियाँ हैं। ये जो पंक्तियाँ हैं किसकी है, आपको बतानी है कि इस पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं। तो ये जो पंक्तियाँ हैं धूमिर की है, आपको पता होना चाहिए। धूमिर जो है बहुत ही प्रगतिवादी थे, जो विद्रोह के स्वर में कविताएं लिखते थे, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। रोटी और संसद जो है कविता से ये लिया गया है, पुस्तक है उसी से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतुकालीन कवियों का मुख्य विषय है, क्या मुख्य विषय है, आपको बताने हैं कि ऋतुकालीन कवियों का मुख्य विषय क्या है। तो यहाँ देखिए विकल्प को यथार्थ चित्रण, बिल्कुल यथार्थ चित्रण नहीं किए हैं, वीरता का चित्रण ये भी नहीं है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। नायिका का रूप सौंदर्य का चित्रण ये हुआ है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम है, यानी पंडित बनारसी दास द्वारा हिंदी की पहली जो आत्मकथा लिखा गया था उसका नाम क्या है, आपको बताने हैं। तो अर्धकथानक जो है उनकी रचना है, आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन 1641 में हुआ था, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अज्ञे ने अपनी किस कविता में उपमानों के मैदे होने की बात की है। अज्ञे ने अपनी किस कविता में उपमानों के मैदे होने की बात की है, आपको बताने हैं कि वो कौन सी कविता है जिसमें ये बातें किए हैं। तो करगी बाजरे की कविता है, बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, तो उसमें जो है उपमान मैदे हो गए हैं, ये चर्चा किए हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हमें उत्साह मिल सके। हम आपके लिए जो है मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोगों को जो है सफलता मिल सके। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो के अंत तक रहेंगे, और जो सिर्फ देखने आते हैं थोड़ा सा जुड़ करके चले जाएंगे, हमें पता है। तो आप लोग जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं सीरियस होकर, वो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हमें पता है। अंत में बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे, आपको बताना है कि क्यों कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है, आपको बताना है। तो जायस नामक स्थान के निवासी थे, ये बिल्कुल सही है। जायस मत को मानने वाले थे, ये गलत है। जायस गोत्र में पैदा हुए थे, ये भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। उपयुक्त कथन किसका है। यह जो कथन है किसका कथन है, आपको बताना है। तो यह जो कथन है विकल्प ग हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, विकल्प ग सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 36वां प्रश्न है, रे चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, यह किसकी पंक्ति है। रे चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे किसकी पंक्ति है, आपको बताना है ये जो पंक्तियां हैं किसकी है। तो ये जो पंक्तियां हैं प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। वीडियो को आप लोग जो है अच्छे से शेयर कर दे ग्रुप में, ताकि हमें एक हौसला मिल सके, उत्साह मिल सके। वेदों का कैसा हो बसंत, वेदों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं। कौन इस कविता के रचयिता हैं, आपको बताने हैं। बहुत ही प्रसिद्ध कविता है ये, आप लोग जरूर एक बार पढ़े होंगे। अगर हिंदी के विद्यार्थी हैं तो इस कविता को जरूर एक बार पढ़े होंगे। तो ये जो किसकी है आपको बतानी है।
तो ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, वीरों का कैसा हो बसंत, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? आपको बताने हैं कि इसका जो है हिंदी अनुवाद किसने किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको भी आई प्रश्न आप मान सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है राजा लक्ष्मण सिंह हो जाएगा, विकल्प ग सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न यात्रा साहित्य को रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ये जो यात्रा साहित्य है उसके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ देखिए यात्रा चक्र जो है धर्मवीर भारती का है, लौटने से पहले प्रदीप पंत का है, जापान के कुछ दिन कृष्णा पारीवार का है, खंडित यात्राएं कमलेश्वर का है। तो ये देखिए किसमें है, तो विकल्प, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प अंग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं क्योंकि मैच नहीं कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 40वां प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? आपको बताने हैं कि ये जो कहानी किसकी है। तो ये जो कहानी है इंसा आरा खां की है, इंसा आरा खां की है, जो विकल्प में नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प अंग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नयन जो देखा कमर सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति न घेर। प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता कौन है? ये जो पंक्तियां हैं इसके रचयिता कौन है आपको बताने हैं। ये जो है किसकी पंक्ति है? तो ये जो है जायसी की पंक्ति है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रेहनू पर रघु उपन्यास के लिए किसे साहित्य पुरस्कार दिया गया है? रेहनू पर रघु उपन्यास के लिए किसे जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है। तो रेहनू पर रघु जो है काशीनाथ सिंह की प्रसिद्ध जो है उपन्यास है। इसमें जो है बनारस के आसपास जो है सारनाथ का चित्रण किया हुआ है। तो ये जो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, इसमें रोमांटिज्म भी है। तो इसको ये जो है 2011 को उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानसरवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मानसरवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? विकल्प के अनुसार आपको जवाब देना है कि कौन मानसरवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो मानसरवाद के प्रवर्तक जो है रामेश्वर शुक्ल अंचर को माने जाते हैं, विकल्प क सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हरिवंश राय बच्चन जो है हार्यवाद के प्रवर्तक हैं। श्रीधर पाठक जो है स्वच्छंदतावाद के हैं, स्वच्छंदतावाद के हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मार्क्सवाद किसके द्वारा स्थापित किया गया? मार्क्सवाद किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया आपको बतानी है कि मार्क्सवाद किसके द्वारा स्थापित किया गया। बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, इतिहास का भी ये क्वेश्चन है। तो इसका जो कार्ल मार्क्स हो जाएगा, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली का स्थापना कब हुआ? संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली का स्थापना कब हुआ आपको बतानी है कि नई दिल्ली संगीत नाटक अकादमी जो है उसका स्थापना कब किया गया था। तो 1953 ईस्वी में किया गया था, आपको पता होना चाहिए, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अंत में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। अगर मेरे नोट्स लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर 7261815307 पे 249 रुपया फ़ोन पे या गूगल पे करके स्क्रीनशॉट उसका व्हाट्सएप पे भेज दें तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो जो नहीं दिए हैं जल्दी से दे सकते हैं, समय बहुत कम है। प्रैक्टिस सेट जो है आपको बहुत अच्छा दिया जाएगा। मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं आपको बताने हैं कि मीराबाई के गुरु जो हैं कौन माने जाते हैं। विकल्प आपके सामने है, इसमें जो है चूर्ण करना है आपको कि कौन माने जाते हैं। तो मीराबाई के जो गुरु हैं रैदास माने जाते हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। नागरी नीरद पत्रिका के संपादक हैं कौन? जो है नागरी नीरद पत्रिका के संपादक हैं आपको बताना है कि कौन थे
जो है पत्रिका के संपादक नागरी नीरद पत्रिका है। तो बद्रीनारायण चौधरी जो है इस पत्रिका के संपादक थे, जिसका जो है प्रकाशन वर्ष 1893 ईस्वी में हुआ था शुरू। और ये जो है पत्रिका मिर्ज़ापुर से निकलती थी, मिर्ज़ापुर से। ये जो है साप्ताहिक पत्रिका है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योतिपुंज हिमालय किसका यात्रा वृत्तांत है? ज्योतिपुंज हिमालय किसका यात्रा वृत्तांत है, आपको बताना है। ये जो यात्रा वृत्तांत है किसका है? तो ये जो यात्रा वृत्तांत है विष्णु प्रभाकर का है, आपको ध्यान में रखना है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्थापना है या तर्क है? तो स्थापना देखिए किया जा रहा है, भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। भक्ति जो है धर्म की रसात्मक अनुभूति है, क्योंकि उसमें अपने मंगल और लोक मंगल का संगम दिखाई पड़ता है। अब जो है दोनों को देखना है क्या है। तो क और ख दोनों सही है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के रचनाकार हैं कौन? जो है हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास के रचनाकार हैं, आपको बताने हैं किसकी रचना है। तो ये जो है बच्चन सिंह की रचना है, आपको पता होनी चाहिए। विकल्प ख ग जो है सही हो जाएगा, बच्चन सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए पंक्तियाँ आया है, मैं रो नहीं रही हूँ माँ, मेरी आँखों में जो बरस रहा है यह दुख नहीं है, यह सुख है माँ, सुख। आषाढ़ का एक दिन में यह किसका कथन है? यह जो कथन है किसका है, आपको बतानी है। जब बीपीएससी एग्जाम में पैटर्न बनाएगा क्वेश्चन, तो जिसका रहेगा उसका आंसर गायब कर देगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसलिए मैंने आंसर के साथ जो है विकल्प बनाया है, ताकि आप लोगों को आसान प्रश्न यहाँ लगे। लेकिन वहाँ जो है विकल्प हटा सकता है, इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। पिछले बार ऐसा ही किया था। तो आप लोग जो है ध्यान में रखें कि कौन किसका कथन है। तो ये जो है मरिका का कथन है, अपनी माँ से माँ से कहती है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजय और शकुन किस उपन्यास का पात्र है? अजय और शकुन जो है किस उपन्यास का पात्र है, आपको बताने हैं। तो ये जो है आपका बट्टी उपन्यास है, उसी का पात्र है, विकल्प ग सही हो जाएगा। ये जो है मन्नू भंडारी का उपन्यास है, मन्नू भंडारी का है। इसका प्रकाशन 1971 में हुआ था। बंटी जो है इसका नायक है, बच्चा रहता है दोनों का। इसमें जो है तलाकशुदा स्त्री पुरुष का चित्रण हुआ है, उसमें जो है बच्चा का क्या स्थिति होता है उसी का चित्रण हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा उनकी कल्पना तो राय का पर्वत बना देती है। यह कथन किस कहानी से लिया गया है? यह जो कथन है किस कहानी से लिया गया है, आपको बतानी है। तो यह जो कथन है ईदगाह कहानी से लिया गया है, विकल्प क सही हो जाएगा। ईदगाह जो कहानी है प्रेमचंद्र का कहानी है, प्रेमचंद्र का कहानी है। बहादुर कहानी अमरकांत का है। ठेस कहानी रेणु का है, फणीश्वरनाथ रेणु का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। यह पंक्ति किस कहानी से दी गई है? यह जो पंक्ति है किस कहानी से दी गई है, आपको बतानी है। तो यह जो है उसने कहा था कहानी से दी गई है, जिसके रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, जो प्रथम विश्व युद्ध पे लिखा गया एक कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीरामन और हीराबाई फणीश्वरनाथ रेणु के किस कहानी के पात्र हैं? हीरामन और हीराबाई फणीश्वरनाथ रेणु के किस कहानी के पात्र हैं, आपको बताने हैं। ये जो पात्र हैं किस कहानी के पात्र हैं? तो ये जो पात्र हैं तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं, आपको पता होना चाहिए। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय दलित आंदोलन का इतिहास किसकी रचना है? भारतीय दलित आंदोलन का इतिहास
किसकी रचना है आपको बतानी है। ये जो रचना है किसकी है, तो ये जो रचना है मोहनदास नैमिषारण्य का है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आदर्शवाद जहाँ आकाश है उच्चता है, वहीं यथार्थवाद का विषय पथरीली धरती है रघुता है। यह किसका कथन है, यह जो कथन है किसका है आपको बताने हैं। कथन वाले शब्द जो हैं उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये यहाँ से 1-2 प्रश्न पिछले बार पूछे गए थे, तो इस बार भी पूछे जाएंगे, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखिएगा। ये जो है जयशंकर प्रसाद का कथन है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। असंगत को छांटिए, असंगत को छांटिए, इनमें से कौन सा जो है असंगत है। तो यहाँ देखिए, शुद्ध कविता की खोज दिनकर का है, बिल्कुल सही है। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह का, ये भी सही है। साहित्य समालोचना ईरा चंद्र जोशी का नहीं है, राम कुमार वर्मा का है। राम कुमार वर्मा का है, विकल्प ग सही हो जाएगा। असंगत को छांटने के लिए कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी कहानी फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है, इनमें से कौन सा कहानी जो है फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है आपको बतानी है। तो देखिए, संबंधिया कहानी भी फणीश्वरनाथ रेणु का है, ये भी सही है। ठेस भी है, ये भी सही है। पंचराइट, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चतुर्सेन शास्त्री का है, इनमें से कौन सी रचना जो है चतुर्सेन शास्त्री का है आपको बतानी है। तो वैशाली का नगर बधू उनकी रचना है। मंदिर की नर्तकी ये भी है। आलमगीर ये भी है। तो विकल्प घ सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तीनों जो है उपन्यास है उनका। चलिए अब व्याकरण वाले सेक्शन को देखते हैं। हिंदी साहित्य से 60 प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको मैंने करवा दिया है। अब जो है 20 जो प्रश्न व्याकरण से पूछे जाते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, ताकि हम लोगों को जो है आदत बना रहे। वहाँ जब बनाएंगे प्रश्न को तो जो है झेलना ना पड़े दंश को, तो आप लोग को जो है आदत बना रहेगा, तो आराम से वहाँ जो है आंसर कीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। शुद्ध शब्द है, कौन सा जो है शब्द शुद्ध है आपको बताने हैं। इनमें से कौन सा जो शब्द है शुद्ध है। तो देखिए, सुसुप्ति जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत परसहारी, उत जोड़हार के योग से बना शब्द है। उत जोड़हार के शब्द से कौन सा शब्द बनेगा आपको बताने हैं। तो उद्धार बनेगा, उत जोड़हार उद्धार, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दृगंचर का सही संधि विच्छेद है। दृगंचर का सही संधि विच्छेद क्या है आपको बताने हैं। इसका जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दृक जो अंचर, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है, पूरा अभी नहीं हुआ है, उसे जो है अपूर्ण वर्तमान करते हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण आप खुद से पढ़िएगा, कुछ कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है बनाने के लिए, तो हम लोग जो है उसको देखेंगे 5-6 टॉपिक जो महत्वपूर्ण है। शाश्वत का विलोम शब्द है, कौन सा जो शब्द है विलोम है शाश्वत का आपको बताने हैं। तो शाश्वत का जो विलोम शब्द है नस्वर है, नस्वर हो जाएगा, विकल्प का सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द है, जो दूर की सोचने वाला रहता है उसे क्या कहा जाता है आपको बताने हैं, विकल्प आपके सामने हैं। तो दूर की सोचने वाले को दूरदर्शी कहा जाता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या है आपको बताने हैं। माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ है शक हो जाना या शंका हो जाना, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य है, कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताने हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताने हैं। तो मुझे ईश्वर पर विश्वास है, बिल्कुल शुद्ध है। उसने गाड़ियाँ निकाली, देखिए ये नहीं प्रयोग होगा। उस भारी प्यास है, ये भी नहीं होगा, विकल्प ग सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से संयुक्त वाक्य है, निम्न में से कौन सा जो है संयुक्त वाक्य है आपको बताने हैं। इनमें से कौन जो है संयुक्त वाक्य है तो आपको बताने हैं। उसने खाना खाया और सो गया संयुक्त वाक्य है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छी छी कितनी गंदगी है वाक्य है, कैसा वाक्य है आपको बताना है। छी छी कितनी गंदगी है वाक्य कैसा है आपको बताना है, कौन सा वाक्य है। तो ये जो है विस्मयवाचक बोधक जो है विस्मयवाचक शब्द है, विकल्प ख सही हो जाएगा। इसमें जो है विस्मय हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवासुर में समास है, कौन सा समास है, देवासुर में कौन सा समास है आपको बताने हैं। तो इसमें जो है द्वंद्व समास है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे क्या कहते हैं आपको बताना है। जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे क्या कहा जाता है। तो जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे जो है दुर्जय कहा जाता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। अजय जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहा जाता है। अजय अज्ञेय जो जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय, तो विकल्प ख इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन है आपको बताना है। तो अनुपम माने अद्वितीय हो जाएगा, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्वासित में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। निर्वासित शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है। तो ईत प्रत्यय है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदंत जो प्रत्यय है वो किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं आपको बताने हैं कि ये जो प्रत्यय हैं किस शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं, आपको पता होना चाहिए, क्रिया के साथ जुड़ते हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संस्कार में उपसर्ग हैं, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपको बताने हैं। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो संस्कार सम जो यहाँ सम जो है उपसर्ग है, विकल्प ग सही हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यथार्थ में संधि है, यथार्थ में कौन सा संधि है आपको बताने हैं, विकल्प आपके सामने है। यथार्थ में कौन सा संधि है आपको बताना है कि यथार्थ में कौन सा संधि है। तो यथार्थ में जो है दीर्घ संधि है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, तो 2 भेद होते हैं, विकल्प क सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। कृदंत प्रत्यय है, कौन सा जो है कृदंत प्रत्यय है आपको बताने हैं। इनमें से कौन सा जो है कृदंत प्रत्यय है। तो खिरारी जो है कृदंत प्रत्यय है, विकल्प ग सही हो जाएगा। प्रत्यय जब पढ़ाएंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो का अंतिम और 80वां प्रश्न है। करकट और कर्कट युग्म का अर्थ है, दोनों शब्द का क्या क्या अर्थ होता है आपको बताने हैं। तो यहाँ करकट मतलब हो गया कोड़ा और यहाँ करकट मतलब हो गया केकड़ा। तो इसका जो है सही आंसर है, विकल्प ग हो जाएगा। तो आज जो है आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट ब्रह्मा जेकर उपस्थित हुए थे, बताए हैं आप लोगों के ये जो महत्वपूर्ण वीडियो था। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और इस अभ्यास सेट में आपका कितना सही हुआ है हमें बताइए, ताकि हम समझ सकें कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। पिछले जब सेट में था उसमें जो है 74 नंबर हाईएस्ट गया था, तो इसमें कितना जाता है देखते हैं। तो आप लोग जो है कमेंट करके ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, ताकि हमें एक आइडिया रख सके, हम समझ सके कि आपका तैयारी अच्छा चल रहा है। आप लोगों का कुछ का तैयारी बहुत कमज़ोर है, तो वो जो है रिवीजन पे ध्यान दें और जो है अभ्यास पे ध्यान दें, ताकि आपका अच्छा स्कोरिंग हो सके। तो आप सभी को लिए जो है ये वीडियो बनाया गया है, आप लोगों के लिए जो है फ़ायदेमंद है। तो वीडियो को देखते रहिए और जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है उसको बनाइए। आज जो प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा उसको भी बनाइएगा, और जो नोट्स दिया गया है उसका रिवीजन करते रहें। और जो लोग नोट्स नहीं दिए हैं हमारे नंबर पे 249 रुपया 249 रुपया हमारे नंबर पे 72 61 81 53 07 पे आपको
₹249 जो है भेज देना है और उसका स्क्रीनशॉट लेकर पुनः इसी नंबर पे जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। तो जो लोग अभी तक नोट्स नहीं दिए हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं दिए हैं, वो जल्दी से ₹249 जो है फ़ोन पे करके दे सकते हैं और अपने तैयारी को वृद्धि कर सकते हैं। तो जल्दी करें क्योंकि समय बहुत कम है। साथ में जो है प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा। अभी तक मार्केट में प्रैक्टिस सेट नहीं आया है, जो आया है वो अस्तर का नहीं है। तो आप लोग जो है जल्दी करें और जो है प्रैक्टिस सेट को 2-4 बार बनाइए ताकि आपका जो है अच्छा अंक परीक्षा में उठ सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें, वीडियो को देखते रहें और अपने सेहत का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में।